सूरत के 16 लाख लोगों के लिए लोकतंत्र मर चुका है। वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही क्या, जहां आप वोट तक ना कर पाओ। वैसे वोटिंग होनी थी 7 मई को, लेकिन 22 अप्रैल को ही रिजल्ट अनाउंस हो गया। नहीं 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 नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। वो तो नेहरू के जमाने में होता था। आजकल तो अलग ही लेवल ऑफ प्ले चल रहा है। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले बीजेपी के मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया, जब सूरत के कांग्रेस कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और बाकी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपने आप ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इंदौर में फिर वही कहानी, 27 लाख वोटर्स को ठीक से चुनने का मौका तक नहीं मिल रहा है। 24 अप्रैल को अक्षय कांति बाम ने कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ एक सालों पुराना केस रीओपन कर दिया। 10 मई को सुनवाई के लिए बुलाया भी। और यहां लोग कहते हैं कोर्ट्स काम नहीं करती हैं, तारीख पर तारीख। ये देखिए ऑटोमेटिक काम चल रहा है। फिर अचानक 29 अप्रैल को बाम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। साथ ही साथ बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ फोटो भी खिंचवाई। विजयवर्गीय ने कहा, देखिए मोदी जी से इंस्पायर होकर बाम ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अपना नामांकन वापस ले लिया है। बेसिकली इंदौर को प्रॉपर कांग्रेस कैंडिडेट है ही नहीं चूज करने के लिए। खजुराहो में भी सेम स्टोरी, जहां इंडिया ब्लॉक के समाजवादी पार्टी की टक्कर होने वाली थी बीजेपी के कैंडिडेट के साथ, वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया और बीजेपी को वर्चुअल वॉकओवर दे दिया। इलेक्शन खत्म होते होते न जाने और यह पैटर्न कहां कहां दोहराएगी। डेमोक्रेसी का मजाक बन रहा है और इलेक्शन कमीशन खड़े होकर तमाशा बस देख रहा है। देखिए, पहले भी एमएलएज एमपीज की खरीद फरोख्त होती थी, बंद दरवाजों के पीछे, फार्म हाउसेस में, होटल में, लेकिन अब तो खुलेआम हो रही है, चुनावी टक्कर में, चुनाव के बीच में। और हो सकता है कि यह मैच फिक्सिंग करते करते 400 पार भी हो जाए। इंदौर, सूरत, खजुराहो यानी 3 सीट्स पर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। एक और 3 का ग्रुप है जहां डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी भी मर रही है। ये 3 है देश के इलेक्शन कमिश्नर्स, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इनका काम है कि देश में डेमोक्रेसी की रक्षा करना, कि हमारी डेमोक्रेसी को कोई हैक ना कर पाए। पर इस चुनाव से साफ लग रहा है कि शायद वो खुद ही हैक हो गए हैं। ट्विटर पर लोग इलेक्शन कमीशन के लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं और लेटेस्ट सीएसडीएस पोल का डेटा भी यही दिखाता है। जो लोग इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा करते थे, वो पिछले 5 सालों में करीबन 50% से सिकुड़कर सिर्फ 28% रह गए हैं। क्या यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सच? और इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्यों इस इलेक्शन के बाद शायद यह कॉन्फिडेंस लेवल इन द इलेक्शन कमीशन 0% रह जाएगी, अगर यह इलेक्शन कमीशन इसी तरीके से गूंगी, बहरी और अंधे तरीके से ऑपरेट करेगी। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल के लिए 2 प्रोग्राम्स की परमिशन मांगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। चलो ठीक है, कोई कारण हेतु किया होगा। एक में रिजेक्शन का कोई रीजन नहीं लिखा और दूसरे में रिजेक्शन के कॉलम में मां बहन की गाली लिख दी। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का मानना है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यहां कुछ हैकिंग का मामला हो सकता है। पर सवाल है कि ऐसी हैकिंग क्या किसी छोटे मोटे कंप्यूटर से हुई है या इलेक्शन कमीशन के मेन फ्रेम से हुई है? सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस कैंडिडेट और कांग्रेस के बैकअप कैंडिडेट दोनों के ही नॉमिनेशंस रिजेक्ट कर दिए। यह कह के कि जो प्रपोजर्स थे, यानी कैंडिडेट की तरफ से जो विटनेसेस के सिग्नेचर्स थे, वो फेक थे। विटनेसेस ने खुद कह दिया कि ये सिग्नेचर्स फेक हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि उनके नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उनके साथ डीलिंग हो रही है। डील बन गई और कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान से बाहर हो गया। बीएसपी के कैंडिडेट को भी प्रेशराइज कर दिया और उसने विड्रॉ कर लिया। ईसी कम से कम अब ये फॉर्मेलिटी के तौर पर ही ये कर देती कि अच्छा चलो, नोटा वर्सेस बीजेपी के बीच में तो चुनाव कर दे। वैसे में भी नोटा को ज्यादा वोट मिल जाते तब भी बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतता। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया है कि नोटा कैसे सबसे बड़ा फ्रॉड है। पर हो सकता है कि बीजेपी को ना कटवाने का शौक नहीं हो, तो डेमोक्रेसी का गला इसी तरीके से घोट दिया, सीधे सीधे बीजेपी कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत तो की है, लीगली इसे चैलेंज करने की बात तो की है, पर इलेक्शन कमीशन कुछ खास कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खजुराहो में भी ऐसा ही हाल है। वैसे ये जो नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट वाली जो स्ट्रिक्टनेस है, ये बीजेपी एमपीज के साथ नजर नहीं आती है। इसका वजह भी है। कांग्रेस ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम के बीजेपी एमपी कैंडिडेट राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ भी एक कंप्लेंट दर्ज की कि वो उनके टैक्सेबल इनकम्स उन्होंने दिखाया कि भैया 2018-19 में 10 करोड़ आपके पास टैक्सेबल इनकम था, वो 2022-2023 में घटकर सिर्फ 6 लाख हो गया है।
10 करोड़ से 6 लाख। और चंद्रशेखर जी का टैक्सेबल इनकम 2021-2022 में सिर्फ 680 रुपीज था। 680 रुपए। अबे अरे एडिटर, मैं 680 बोल रहा हूं, तुम 420 रुपए लगा रहे हो। अबे ऐसा मत कर यार, यूएपीए लग जाएगा, 5 साल तक इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद, और शायद उसके बाद तो खैर नौकरी ना ही मिले। बिजनेसमैन है, यूनियन मिनिस्टर है, और इतनी कम अर्निंग। क्या इकोनॉमी की हाल इतनी खराब हो गई है मोदी सरकार के अंडर? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब तेजस्वी सूर्या को देखिए, इनकम करीब 3000% बढ़ गई 5 सालों में। तो कुछ तो घोटाला है यहां। लेकिन इनका नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है। यहां इलेक्शन कमीशन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया है, अब उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। तो सूरत, खजुराहो, इंदौर, कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिनके लिए डेमोक्रेसी मर चुका है। या तो कैंडिडेट ही नहीं है, या तो इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी का दी एंड। अगर आप इन सीट्स में हो तो कमेंट सेक्शन पे जरा लिख के बताओ आपका वोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली फीलिंग आपके पास कैसी आई? क्योंकि देखिए, ऐसी फीलिंग बहुत सारे और जगह पे आने वाली है अगले कुछ दिनों में। अच्छा, मान लो कि आपकी सीट में कैंडिडेट्स थे, बीजेपी के साथ कड़ा टक्कर हुआ, वोटिंग भी अच्छे मात्रा पे हुई, लेकिन तब भी उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। नेता की गारंटी नहीं, वो तो कभी भी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की भी गारंटी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का टर्नआउट डेटा देखिए। अप्रैल 19 के दिन पहले फेज की पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने 7 बजे यह अनाउंस किया कि 60% वोटिंग हुई है। अप्रैल 26 को वोटिंग फिर से खत्म हुई शाम को, यानी सेकंड फेज ऑफ वोटिंग। उसके बाद भी 60.96, चलो 61% कर लेते हैं, वोटिंग हुई है। ये इनिशियल आंकड़े होते हैं। इसके बाद ढंग से टैली किया जाता है, फाइनल नंबर्स रिलीज किए जाते हैं। कुछ बूथ्स का डेटा कुछ घंटे बाद आता है, कभी कभी लंबी वोटिंग होती है, 7 बजे के बाद भी वोटिंग होती है। तो यूजुअली 2-3 दिन बाद फाइनली टैली करके एग्जैक्ट टर्नआउट रिलीज होता है। 3 से 4% इंक्रीज भी हो सकता है। मगर इस बार इलेक्शन कमीशन ने फेज 1 का फाइनल पोलिंग डेटा 11 दिन तक नहीं निकाला। अब अंडे दे रहे थे उस डेटा पर, यह तो पता नहीं, पर यह बात जब मीडिया में उछाली गई तब आनंद फानंद में फाइनली वोटर टर्नआउट डेटा बताया गया, और यह निकला बात कि टोटल टर्नआउट 6% बढ़ गई है। वाह, मास्टर स्ट्रोक। और ऊपर से सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पर सीट का डेटा इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया है। यानी एक सीट में कितने वोटर्स हैं, यह एग्रीगेट डेटा पब्लिश नहीं हुआ है। बात को समझिए, अगर 100% वोटर्स का आंकड़ा क्या है, नंबर क्या है, अगर यह नहीं जानते हो तो 66% वोटिंग हुई है या 56% वोटिंग हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है, उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। हां, बूथ लेवल पर टर्नआउट डेटा कैंडिडेट एजेंट्स के पास होते हैं, और ईसी के वेबसाइट पर बूथ लेवल टोटल वोटर डेटा मौजूद है, पर हर सीट के सैकड़ों बूथ्स होते हैं। 1 बाय 1 इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर कोई जाकर ऐसे चेक भी नहीं कर सकता है, और ऐसे ही धांधली का स्कोप ज्यादा बढ़ता है। जब एमपी कैंडिडेट की पार्टी पलट सकती है, जब कैंडिडेट ही पलट सकता है, तो पोलिंग एजेंट भी पलट सकता है। उस पर क्या भरोसा है? यह काम तो इलेक्शन कमीशन का होता है, और इसीलिए खुद इलेक्शन कमीशन सीट वाइज डेटा देती आई है। 2014, 2019 में यह डेटा निकाला गया था कि टोटल कितने वोट्स हैं पर बूथ। बहुत आसान डेटा होता है, कलेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार ये डेटा क्यों नहीं आया है? 11 दिन बाद क्यों आया है? 6% का इंक्रीज क्यों हो गया है? टोटल वोटर्स का डेटा गायब क्यों किया गया है? इस चीज पर कोई सफाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और इसीलिए सवाल पर सवाल इलेक्शन कमीशन पर बनते जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि चुनाव स्मूथली, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए। किसी एक पार्टी को इस प्रोसेस में गलत फायदा ना पहुंचे। उसके ऊपर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, उसमें गाइडलाइंस होती हैं, झूठा प्रचार ना हो, चुनावी मुद्दे पर इलेक्शन हो, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया ना जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस कमजोर ना किया जाए। इस कोड के उल्लंघन पर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकती है, पॉलिटिशियंस को वार्निंग दे सकती है, कुछ दिन के लिए प्रचार से रोक सकती है, और तब भी बात ना हो तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यह सारी चीजें लिखित रूप में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मिलेगा। इस एक्ट की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं इस बार, इसके बारे में खैर पूरा का पूरा एक एपिसोड हमने बनाकर रखा है। अगर इलेक्शन कमीशन धर्म के नाम पर ब्रेजन प्रचार होने दे रही है, झूठे बयानों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है,
तो सूरत में चुनाव ना करवाने पर कोई हैरानी तो होनी नहीं चाहिए। रोज बीजेपी सोशल मीडिया पर भी भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, होर्डिंग्स और एड में भी यही कहानी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार चुप बैठे हैं। स्पीचेस में भी यही हालत है। इंस्टाग्राम पोस्ट पर गंदे भड़काऊ पोस्टर्स रिलीज हो रहे हैं और कोई एक्शन नहीं। इंस्टाग्राम पोस्ट डाउन कर दे रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के मेरठ के एमपी कैंडिडेट अरुण गोविल राम जी की फोटो लेकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के हैदराबाद एमपी कैंडिडेट माधवी लता अपने रैली में मस्जिद की तरफ तीर कमान चलाते नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम के नाम पर 6 अप्रैल को अजमेर राजस्थान में, 7 अप्रैल को नवादा बिहार में, 9 अप्रैल को पीलीभीत यूपी में, अरे यार थोड़ा तो अपने दम पर भी इलेक्शन लड़ लो भाई, सबको सब सारा बोझ क्या श्री राम पर ही लगाओगे। इस सब के बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने क्या कहा? वैसे वार्निंग दी थी, ऐसी बात नहीं है, चेतावनी बिल्कुल दी गई थी। इशू बेस्ड कैंपेन हो, हेट स्पीचेस, रिलीजियस स्पीचेस, प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म इज व्हाट इज एब्सोल्युटली अवॉइडेबल। इलेक्शन कमीशन ने अरुण गोविल को भी नोटिस तो भेजा है, पर अभी तक उस नोटिस का कोई इंपैक्ट नहीं आया है। प्रचार उसी तरीके से ही चला जा रहा है। तेजस्वी सूर्या तो यहां तक डेस्परेशन पे आ गए कि वोटिंग के दिन वो बेशर्मी से 80-20 अस वर्सेस देम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको भी शायद पता है ये न्यू इंडिया है। यहां उन पर छोटा मोटा केस भी अगर कर्नाटका के चीफ इलेक्शन ऑफिसर लगवा देंगे तो पापा है ना फौ वो रुकवा देंगे सारा केस। सिर्फ धर्म ही नहीं, बार बार झूठ का सहारा लिया जा रहा है, नफरत और झूठ का नैरेटिव चलाया जा रहा है 2024 के इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन का यह भी दायित्व है कि ऐसे मिस इंफॉर्मेशन को टक्कर दिया जाए। राजीव कुमार ने खुद कहा था कि सोशल मीडिया से फेक नैरेटिव का टेक डाउन किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन खुद झूठे बयानों को एक्सपोज करेगा। You should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the पब्लिक ऑर्डर। लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं? 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भाषण देते हुए कहा, इंडिया ब्लॉक ने घोषणा कर दी है कि हिंदू धर्म जिस शक्ति में आस्था रखता है उसे इंडिया ब्लॉक को उस शक्ति का विनाश करना है। वैसे राहुल गांधी बात तो कर रहे थे बड़े बड़े पूंजीपतियों की, लेकिन बात फिर हिंदू धर्म पे ले आए मोदी जी। 6 अप्रैल को यूपी के सहारनपुर में कहा गया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच है जो आजादी के समय या उससे पहले मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बार भी मुस्लिम शब्द ही नहीं है, मुस्लिम लीग तो दूर की बात है। गोदी एंकर सुधीर ने भी इसको फैक्ट चेक किया, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। कम से कम थोड़ी मर्यादा रख लेते। सुधीर चौधरी ने फैक्ट चेक किया। राहुल गांधी कास्ट सेंसस से देश की एक्सरे की बात करते हैं, माने देश की जो सोशल रियलिटी है उसको बाहर निकालने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया देखिए, कांग्रेस विदेश से एक्सरे मशीन लाके आपके अनाज के डब्बे और घर के दीवारों का एक्सरे करेगी, चेक करेगी कहां कहां सोना है, कितना है, और उसको निकाला जाएगा, उसको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं होता तो सच्ची में ट्रेजी कॉमेडी चल रहा होता, कपिल शर्मा भी इसके सामने शर्मा जाता, लेकिन यही सच है। और यही झूठ को जो सच बनाया जा रहा है वो राजीव कुमार को, वो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या 10 साल में इतना विकास हुआ है कि बीजेपी अब विकास और विश्व गुरु छोड़कर बस उसी चीज पर राजनीति कर रही है? मुगल, मटन, मस्जिद, मंगलसूत्र। बंसवाड़ा में मोदी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में यह कह दिया कि वो महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर, कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर उन्हें मुसलमानों में बांट देगी। अब ये ऐसा झूठ प्रो मैक्स है जिसमें कोई भी सच्चाई वैसे है नहीं। मनमोहन सिंह ने 2006 में बोला था कि पिछड़े वर्गों में, आदिवासियों, मुसलमानों में, उनको, मुस्लिम्स को अधिकार मिलना चाहिए, फर्स्ट राइट टू रिसोर्स मिलना चाहिए, जिससे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, माने सब ऊपर उठे, ना कि 1% देश का। ऊपर से कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो में कहीं भी मंगलसूत्र रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात तो की गई नहीं थी, तो मुसलमानों को देने की बात तो कहीं आती नहीं है। क्या 70 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र लिया है? कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। पर प्रधानमंत्री ने मस्त फेक नैरेटिव चला दिया और लगे हाथ मुसलमानों को भी घुसपैठिए बोल दिए, ज्यादा बच्चों वाले बोल दिए, जबकि सरकारी आंकड़े क्लियरली दिखाते हैं कि पिछले 1 दशक की अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और जो लिटरेसी है उससे काफी टाइम से मुसलमानों की जो
फर्टिलिटी रेट है वो तेजी से धीमी हो रही है। हमारे पॉपुलेशन एपिसोड में हमने दिखाया था कि ये जो एक्सप्लोजन का मिथ है वो कितना बड़ा एक झूठ है। लेकिन इस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इन झूठ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 20,000 से ज्यादा लोगों ने इसी एक स्पीच के खिलाफ पिटीशन साइन किया, तो फिर दिखावे के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन बयानों को लेकर नोटिस भेजा। किसे? जेपी नड्डा जी को नोटिस भेजा। बयान की सफाई भी मोदी से नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मांगा गया कि ये देखिए आपके पार्टी के एक स्टार कैंपेनर हैं, उनके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, आपका इस मामले में क्या कहना है। इतना डर का माहौल जो है। और बैलेंसिंग एक्ट देखिए, बैलेंसिंग एक्ट के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खरगे जी को भी एक नोटिस भेजा गया कि राहुल गांधी ने केरला में एक स्पीच दिया था जिनमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन की पार्टी है। बीजेपी के मुताबिक ये झूठ है और इसीलिए राहुल गांधी पर भी एक्शन लेना जरूरी है। अब कौन सा बयान सच है, कौन सा बयान नफरती है, झूठ है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर भी एक सेक्शन बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मिथ वर्सेस रियलिटी दिखाएंगे। पर अगर आप इस सेक्शन पे जाएंगे, नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आपको मिलेगा फेक्स बस्टेड, नो डेटा फाउंड, मिथ्स वर्सेस रियलिटी, नो डेटा फाउंड, इलेक्शन कमीशन की रीढ़ कट्टी, नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। वो मैं कभी इमोशन में इधर उधर चले जाता हूं, लेकिन अगर हम इसी रेट पर चलते रहें तो डेमोक्रेसी का भी नो डेटा फाउंड ही हो जाएगा। राजीव कुमार ने कहा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेते वक्त कैंडिडेट की हिस्ट्री भी देखी जाएगी कि वो रिपीट ऑफेंडर है कि नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। 2019 में भी मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगा था। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? योगी ने भी पहले 80-20 की राजनीति वो कर चुके हैं, बयानबाजी बार बार कर चुके हैं। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। पर हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन ने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? इलेक्शन कमीशन खुद क्या कहीं रिपीट ऑफेंडर तो नहीं है? मोदी सरकार भी रिपीटेडली इलेक्शन कमीशन को कमजोर करते आई है, शायद यही प्लान था। एक्स इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने 2019 में मोदी को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन के मामले में क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। डिसेंट नोट भी उनका दबा दिया गया और उसके बाद आईटी उनके घर के चक्कर काटने लगी, आईटी सेल, और अंत में उनको इस्तीफा देना पड़ा। याद रखिए कि कैसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नकारते हुए एक ऐसा बिल पास किया पार्लियामेंट में जिसके चलते देश के इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्रधानमंत्री खुद नियुक्त करेंगे, माने बेसिकली बीजेपी की मेजॉरिटी रहते, प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के सुझाए फॉर्मूले में चीफ जस्टिस भी इसी कमिटी में होते तो एक इक्वल डिवीजन होता, सीजेआई होते, पीएम होते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता, तो कोई फेवरेट नियुक्त ना होता इलेक्शन कमीशन में। पर अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ सरकार का फेवरेट ही बनेगा, क्योंकि 2 वोट लिटरली प्रधानमंत्री के पास होते हैं। इस इलेक्शन हैकिंग के प्रोसेस के बारे में भी हमने एक पूरा डिटेल्ड एपिसोड बनाया था, और अब देखिए उस एपिसोड का नतीजा, उस एक्शन का नतीजा अब ग्राउंड पर दिख रहा है। वैसे नियुक्त होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का जो सिस्टम है बहुत मुश्किल है। आप इलेक्शन कमिश्नर को लीगली हटा वर्चुअली नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पॉसिबल है। एक ऐसा भी जमाना था जब देश में टीएन सेशन जैसे फायर ब्रांड इलेक्शन कमिश्नर्स थे। वो सेशन जो इलेक्शन कमीशन की पद, उसकी गरिमा, उसके डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस को समझते थे, जिन्होंने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को मजबूत बनाया, ईपीआईसी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया, बूथ कैप्चरिंग को काफी हद तक कंट्रोल किया, और तब कहा जाता था कि इंडियन पॉलिटिशियंस को सिर्फ 2 चीजों से डर लगता है, एक भगवान और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन। पर आज का इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे खोखला कर दिया गया है। मगर शायद असली सवाल अब यह है कि इस सब के बीच में आप और हम क्या कर सकते हैं? हम भी गूंगे अंधे बैठे रहें, या कम से कम हम जागरूक नागरिक बनकर हम वोट करें? धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है, जो फॉल्स नैरेटिव चल रही है, उसे एक्सपोज करें। डेमोक्रेसी को मरने की साजिश से उसे बचा सके। हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो बेरोजगारी, महंगाई, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मुद्दों पर बात करे। अपना वोट भी इन्हीं कोर मुद्दों पर दे, ना कि हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंसे। वरना जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जो हाल हमारे इलेक्शन कमीशन का है, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का है, मीडिया का है, ऑपोजिशन का है, वो दिन दूर नहीं
जब जो सूरत में हुआ है, जो खजुराहो में हुआ है, वो पूरे हिंदुस्तान में होगा, और तब मेरे ख्याल से कुछ बोलना व्यर्थ होगा, बिकॉज इट विल बी टू लेट।